अब हम आज एक और महत्वपूर्ण अनुषंगिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है परासरण दाब। इससे पहले हम पहले की वीडियोस में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम जो है परासरण दाब का अध्ययन करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले हम समझते हैं कि परासरण क्या होता है। यदि हम किसी विलायक और विलयन को एक अर्धपारगमी झिल्ली के द्वारा पृथक कर दें, तो विलायक के कण जो होते हैं वे अर्धपारगमी झिल्ली से होकर विलयन की ओर गमन करने लगते हैं। तो ये जो घटना है ये परासरण कहलाती है। किसी विलायक के अणु का अर्धपारगमी झिल्ली के द्वारा विलयन की ओर, विलायक के कणों का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जो गमन है, यही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। या इसको हम समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, छोटी सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, अर्धपारगमी झिल्ली रखी है। हमने यहाँ पर एक अर्धपारगमी झिल्ली रखी है और यहां पर हमने जो है विलायक के कण रखे हैं। यहां हमने जो है विलायक के कण रखे हैं और यहां जो है विलयन है। ये विलयन है, सब बीच बीच में जो है विलेय के कण आ गए हैं, विलेय के कण आ गए हैं, तो ये विलयन है। और ये जो है ये शुद्ध विलायक है। और हमने क्या करा, इसको एक अर्धपारगमी झिल्ली से पृथक कर दिया, बीच में एक अर्धपारगमी झिल्ली रखी। तो ये जो विलायक के कण हैं ये क्या करते हैं, ये गमन करने लगते हैं विलायक से विलयन की ओर। तो इसी घटना को हम जो है परासरण कहते हैं। या हम इसकी जगह पर, शुद्ध विलायक की जगह पर यदि हम कम सांद्रता का विलयन लेते, तो कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर विलायक के कणों का गमन किसी अर्धपारगमी झिल्ली से होकर परासरण कहलाता है। इसको जो है हम अब पहले समझते हैं कि इसका एक उदाहरण है, परासरण का हम उदाहरण से समझ सकते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि अर्धपारगमी झिल्लियां क्या होती हैं। अर्धपारगमी झिल्लियां वे झिल्लियां होती हैं जो अपने से विलायक के कणों को जाने देती हैं, लेकिन विलेय के कणों को अपने से गमन नहीं करने देती। ऐसी झिल्लियां अर्धपारगमी झिल्लियां कहलाती हैं। अर्धपारगमी झिल्लियां दो प्रकार की होती है, या तो ये प्राकृतिक भी होती है और कृत्रिम भी होती है। जैसे गोड ब्लेडर, बकरे का मासई, यह एक प्राकृतिक अर्धपारगमी झिल्ली है। इसी प्रकार से अंडे की जो झिल्ली होती है, या जो भी कोशिकाएं हमारी जंतु कोशिकाएं, ये इसके उदाहरण है। इसी प्रकार से कॉपर फेरोसाइनाइड और आयरन सिलिकेट कृत्रिम अर्धपारगमी झिल्लियों के उदाहरण है। तो अर्धपारगमी झिल्लियां विलायक के कणों को अपने में से पास होने देंगी, लेकिन विलेय के कणों को अपने में से गमन नहीं करने देंगी। अब हम इस परासरण को एक उदाहरण से समझते हैं। माना हम दो अंडे लें समान आकार के, और उनके जो खोल है उसको हम डाइल्यूट HCl से, तनु HCl से पृथक कर दें, और उन अंडों को, एक अंडे को हम आसुत जल में ले लें। आप इसको घर में भी कर सकते हैं, आसुत जल में ले लें, शुद्ध जल में ले लें एक अंडे को, और दूसरे अंडे को हम जो है नमक के विलयन में ले लें, सांद्र नमक के विलयन में। तो कुछ घंटों के बाद हम देखेंगे कि जो अंडा आसुत जल में रखा है उसमें क्या होगा, जो अंडा आसुत जल में रखा है वो अंडा जो है फूल जाएगा, और जो नमक के विलयन में रखा है वो अंडा सिकुड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस अंडे को हमने आसुत जल में रखा है वहां पर क्या होगा, जो अंडे की झिल्ली है वो अर्धपारगमी झिल्ली का काम कर रही है, और जो बाहर का जो जल है, विलायक है वो विलायक के कण जो होंगे उस झिल्ली से उस अंडे के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जिससे वो अंडा फूल गया। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में बाहर ज्यादा सांद्र विलयन है नमक का, और अंडे के अंदर का जो पदार्थ है वो कम सांद्र है। तो उससे क्या होगा कि जो अंदर का पानी है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, जिससे दूसरा अंडा सिकुड़ जाएगा। तो ये हम परासरण के, ऐसे हम जो है परासरण के उदाहरण देख सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण दाब को समझने के लिए हम एक देखते हैं, हम एक पात्र लेते हैं, और इस पात्र में हम क्या करते हैं कि बीच में हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख देते हैं, अर्धपारगमी झिल्ली रख देते हैं बीच में। इसमें हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दी,
झिल्ली रख दी, अर्धपारगमी झिल्ली। यहां पर हमने विलायक के कण रख दिए और यहां पर हमने जो है विलयन के कण रख दिए। यहां पर हमने क्या रख दिए, विलयन के कण रख दिए। यहां पर हमने विलयन के कण रख दिए। ये विलयन वाला साइड है हमारा और ये विलायक वाला साइड है। यहां पर विलायक के अणु हैं और बीच में हमने इनको पृथक कर दिया अर्धपारगमी झिल्ली से और यहां पर हमने एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। तो क्या होगा, विलायक के अणु इस अर्धपारगमी झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाएंगे और ये जो पिस्टन है ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। ये जो पिस्टन है ये ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि विलायक के कण आएंगे अर्धपारगमी झिल्ली से यहां आएंगे और दाब लगाएंगे, दाब के कारण पिस्टन क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। तो ये पराशरण हुआ, पराशरण की घटना होगी। अब हम क्या करें, हम चाहते हैं कि ये पराशरण की क्रिया न हो, पराशरण की क्रिया रुक जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से एक दाब लगाएंगे, इतना दाब लगाएंगे कि ये पराशरण न हो, यानी कि विलायक के कणों का अर्धपारगमी झिल्ली से विलयन की ओर गमन न हो। तो जितना हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे उसी को हम पराशरण दाब कहते हैं। तो हम पराशरण दाब की परिभाषा लिख सकते हैं, वह वाही दाब जो पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है उसे हम पराशरण दाब कहते हैं। अब इसी में हम एक चीज पढ़ते हैं, उत्क्रम पराशरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। वो क्या होता है, जब हम इसमें पराशरण दाब से अधिक दाब लगा दें तो क्या होगा, ये क्रिया जो पराशरण की क्रिया होती है विपरीत हो जाती है, यानी विलयन से विलायक के कणों का विलयन से विलायक की ओर प्रस्थान होने लगेगा, गमन होने लगेगा। साधारण पराशरण में जो है विलायक के कण विलयन की ओर जाते हैं, तो उत्क्रम पराशरण में क्या होगा, विलयन से विलायक की ओर जाने लगेंगे। तो ये उत्क्रम पराशरण कहलाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका प्रयोग हम जो भी हमारे वाटर प्योरीफायर वगैरह होते हैं, आरओ हम बोलते हैं जिनको, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस उसमें ये सिद्धांत काम में आता है। अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए। नंबर 1, पराशरण से आप क्या समझते हैं, पराशरण से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अर्धपारगमी झिल्ली किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अर्धपारगमी झिल्ली किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। थर्ड क्वेश्चन, पराशरण दाब की परिभाषा लिखिए, पराशरण दाब की परिभाषा लिखिए। और चौथा क्वेश्चन, पानी में रखने पर किशमिश का दाना क्यों फूल जाता है, पानी में रखने पर किशमिश का दाना क्यों फूल जाता है।